चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। कुछ 4-5 सम्स बचे थे हमारे, बराबर है? आई थिंक सो 14 तक क्लियर है। 14 तक क्लियर है। चलो, यहां तक के सम्स क्लियर है हमारे। एक काम करो, ये वाला पार्ट लिखो। फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी रेगुलर एंड एन्यूटी ड्यू और इमीडिएट एन्यूटी। ये किसके लिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। आप लोग ने अमाउंट ऑफ एन्यूटी के लिए दो फॉर्मूला लिखे थे, याद आया? अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, यू हैव डन दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपने किया है। एंड कुछ नहीं दिया तो डेफिनेट आपको यही करना है, बराबर है? लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि इट इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ बोला है, तो आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। प्लीज राइट डाउन द स्टेप्स। क्या समझना है ये टाइप के सम्स में? कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी एज इफ इट इज वाज एन्यूटी रेगुलर, यानी आप जैसे फॉर्मूला यूज करके करते हो वो करो। फॉर वन पीरियड शॉर्ट, यानी अगर 5 साल का है तो आपको 4 लेना है, 4 साल का है तो 3 लेना है। और 1 साल इनिशियल पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट खाली ऐड करना है बस। तू बता रीजन। क्योंकि जो आज पेमेंट होगा वो तो आज में ही काउंट होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू। इट इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। समझ के मुझे प्रेजेंट वैल्यू आज ढूंढना है और मेरा पेमेंट भी आज से ही शुरू होता है, तो जो मेरा पहला पेमेंट है उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो आज की वैल्यू है। हिला बोला रहेगा ना क्वेश्चन में, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इमीडिएट एन्यूटी, एन्यूटी ड्यू, एंड कुछ नहीं बोला है तो विल कंसिडर रेगुलर एन्यूटी, बराबर? इसके रिलेटेड एक सम है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 पेज 31। पेज 31 क्वेश्चन नंबर 20, गोविंदा वाला सम। हाँ, पेज नंबर अलग होगा शायद आप लोग का, बिकॉज थियरी पार्ट इज नॉट दैट। क्वेश्चन नंबर तो सेम ही रहेगा 20th सम, पेज नंबर छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो ना, गोविंदा वाला सम। अब मुझे क्वेश्चन रीड करके बताओ, क्वेश्चन में सब कुछ दिया है कि नहीं? गोविंदास मदर ट्वेंटियथ सन, Govinda's mother decides to gift him 50,000 every year starting from today। जरा याद रखो, एवरी ईयर का मतलब एन्यूटी, एन्यूटी वाला सम है। अब ये एन्यूटी वाला सम में प्रेजेंट वैल्यू भी हो सकता है, अमाउंट भी हो सकता है। एक तो ये एन्यूटी का सम है, क्लियर है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब ये एन्यूटी इमीडिएट है। अरे यस और नो? फॉर द नेक्स्ट 5 years, यानी 5 साल का पीरियड है,
Govinda deposits this amount in bank as and when he receives and gets 10% per annum interest rate. ठीक है, कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा डेफिनेटली. व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? क्लियरली क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड प्रेजेंट वैल्यू. बराबर है, यानी सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन हो गए. प्रेजेंट वैल्यू भी है, एन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग भी है. सब कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया है. तो आपको खाली फॉर्मूला यूज करना है. और ये 5 साल दिया है, तो आप क्या करोगे? 4 का कैलकुलेट करोगे और उसमें 50,000 ऐड कर दोगे. क्लियर है? चलो करो कैलकुलेशन. बबली आ रहा है? आना ही चाहिए. तूने 12th में किया था? छह ने तो कर ना. भाई तू 12th को भूल जा, जिंदगी में से निकाल दे. 12th स्टैंडर्ड हो गया, एग्जाम दे दिया तूने. इतना क्लियरली मैं तेरे को यहां पर बना के दिया, मैं तेरे को इतना क्लियरली बना के दिया है. फिर भी तेरे को डाउट आ रहा है. अभी मैं क्या बोलूंगी? इतना क्लियर कट टेबल वाइज बना के दे रहा हूं मैं. कभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको क्लियर करना है. प्लीज 6-7 फॉर्मूला में ही नाचना है पूरे चैप्टर में. चलो अगर वो भी नहीं होता है आपसे, वो भी नहीं होता, तो मैं पूरा सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं आपको. ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये गोविंदा वाले का. $50,000 और ये 4 लेना है, 1 साल कम लेना है, बराबर. 1 पीरियड शॉर्ट. और जो भी फाइनल आंसर मिले उसमें 50,000 ऐड कर दोगे. ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है. प्लीज कितने लोगों का हो गया कंप्लीट आंसर? वेरी गुड. बी आंसर इज करेक्ट. वेरी गुड. ये एसी ऑन कर देना. सबसे पहले देखो चीज आपको, एक मिनट, कोई भी सम रहेगा ना तो सोचने का क्या, एवरीवन, वेदर वो वन टाइम है कि एन्यूटी है, पहले ये सोचो. क्लियर है? अगर एन्यूटी है तो अमाउंट पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, वो सोचो. अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू डिसाइड हो गया तो फिर वो सोचो ये एन्यूटी रेगुलर है कि एन्यूटी ड्यू है. 3 चीजें आपको पूछनी है अपने आप को. बराबर है? सारे फॉर्मूलास क्लियर हो जाएंगे, सबका अलग अलग फॉर्मूला. चलो आगे आंसर. जाओ. चलो अब आगे की कहानी. सम सॉल्व करते जाओ बच्चे, कुछ सम्स. क्वेश्चन नंबर 15 खत्म करो बच्चे, कुछ सम्स. 15, 16, 17 करते जाओ लाइन में. कॉन्सेप्ट सारे हो गए अभी. क्या बेटा? क्यों वो भी मैं बोलूं?
अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स, जितने सम्स बचे खत्म करो, तकलीफ वाले सम्स है। 1/7 of the money is deposited at 4% per annum. Half of the money deposited at 5% per annum, and remaining at the rate of 6%. Then total interest gain is 730. Find deposit amount. पहले तो ले लो, let the amount be x. ये सिंपल इंटरेस्ट का सम है, कुछ बोला नहीं कंपाउंडिंग के बारे में, तो आपको सिंपल भी सोचना है, कंपाउंडिंग भी सोचना है, बराबर। ये क्लियरली मैंने बोला है पहले भी। सिंपल से चालू करेंगे तो लेट द अमाउंट बी x। अच्छा, वो x का 1/7 पार्ट आपने कितने टक्के पे इन्वेस्ट किया है? 4% पे इन्वेस्ट किया है। तो आपका x का 1/7 पार्ट के ऊपर 4%, 1 साल का इंटरेस्ट ये बोला है, बराबर है। तो इंटू 1 करने का कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर है? दिस इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट। ये पहले वाले डिपॉजिट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। आगे, हाफ ऑफ द मनी आपने x रुपीज अज्यूम किया है, तो उसका आधा, हाफ ऑफ द मनी डिपॉजिटेड एट 5% पर एनम, बराबर है। तो x बाई 2, हाफ ऑफ द मनी, उसके ऊपर 5%। तो ड्यू अगर ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वापस से, ये पहले डिपॉजिट पे, ये दूसरे डिपॉजिट पे। अच्छा, 1/7 चला गया, हाफ चला गया, तो बचा कितना पोर्शन? तो कहना से मुझे x में से, यानी पूरे 1 पार्ट में से 1/7 पार्ट एंड हाफ पार्ट निकालना है। पूरा 1 में से 1/7 एंड हाफ निकालना है मुझे। तो बचेगा 5/14 ऑफ द पोर्शन। एलसीएम लेके डिसाइड करो। पूरे 1 पार्ट में से 1/7 निकाल दिया, हाफ निकाल दिया, तो बैलेंस पार्ट इज व्हाट? 5/14। तो 5/14 ऑफ x इज इन्वेस्टेड एट 6%। तो ये मेरा तीसरे वाले पोर्शन का सिंपल इंटरेस्ट, एंड टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया 730 रुपया। तो उससे आपको x मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सम पूछा ये। एवरी ईयर ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो डेफिनेटली एन्युटी का सम ही नहीं है। लिख के हो जाए तो बोल देना। देन यू ट्राई फॉर 16th वन। चलो बच्चों लोग आगे बढ़े। ये हो गया लिख के। इसका आंसर था 14,000। 16th वाला सम प्लीज। ₹1,000 बी इन्वेस्टेड एट इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम। कुछ बोला नहीं है तो विल कंसीडर सिंपल इंटरेस्ट पहले तो, बराबर है। एंड इंटरेस्ट बी एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी 10 ईयर्स। अच्छा, यहां पर बोला, ये हिंट से पता चलता है कि वो सिंपल इंटरेस्ट ही था। आपको जो पैसा मिलता है वो ऐड कब कर रहे हो? 10 साल के बाद कर रहे हो। नहीं, आप क्या कर रहे हो? आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, 10 साल तक उसको एज इट इज रखा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता गया। अब जो इंटरेस्ट मिला है मुझे 10 सालों में, वो इंटरेस्ट मैं अपने प्रिंसिपल में ऐड कर देता हूं, बराबर है। तो 10 साल के बाद का जो कैलकुलेशन होगा उसमें मेरे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का एडिशन होगा। ये क्लियर है? फिर नेक्स्ट के जितने भी साल है उसमें मुझे कैलकुलेशन करना वापस सिंपल बेसिस से ही। क्लियर? पूछा गया है
देन द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट विल अमाउंट्स टू 2000। ये 1000 का 2000 कब बनेगा, कितने सालों में, वो पूछा है। क्वेश्चन को वापस से ध्यान से रीड कर लो। कहना से ये कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट वाला सम है, बराबर है। चलिए क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर, वेरी गुड। पहले 1000 के ऊपर 10 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 5% के हिसाब से, 10 साल का इंटरेस्ट। ₹1000 के ऊपर 10 इयर्स सिंपल इंटरेस्ट, बताइए कितना है, इंटू 5% इंटू 10 साल, 500 रुपये। तो ये 500 रुपये का आपने सिंपल इंटरेस्ट कमाया 10 सालों में। अब ये 500 रुपये में ऐड कर दूंगा अपने प्रिंसिपल में, तो बताइए अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 इयर्स, 1500 रुपया। अब ये 1500 को वापस है, कैलकुलेशन बेसिस इज सिंपल ओनली। ये 1500 को मुझे कितना बनाना है, 2000 रुपया बनाने का। दैट मीन्स मुझे कितने सिंपल इंटरेस्ट और चाहिए, 500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। अब डेफिनेटली ये 500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट के लिए वापस 10 साल नहीं लगेंगे, बिकॉज अब ये 500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मुझे 1500 के ऊपर कैलकुलेट करना है। अरे समझाइए, तो जरा कैलकुलेट करो कितने साल लगते हैं। देखो 500 रुपया, कौन सा फॉर्मूला, SI इक्वल टू PNR अपॉन 100। तो 500 रुपया, अब मुझे कैलकुलेशन 1500 के ऊपर करना है, इंटरेस्ट पार्ट ऐड करके, बराबर है। क्लियरली क्वेश्चन में बोला, जो क्वेश्चन बोला वही फॉलो करें हम लोग। इनटू नंबर ऑफ इयर्स मालूम नहीं है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। बताइए नंबर ऑफ इयर्स कितने लगेंगे, 6.33 इयर्स, सॉरी 6.67 इयर्स आ रहेगा ना, 6.67 इयर्स। यानी पहले 10 साल लगे थे 1000 से 1500 बनने में, अब 1500 से 2000 बनने में और 6.67 इयर्स लग गए। तो बता सकते हो 1000 से 2000 बनने में टोटल कितने साल लगे, 16.67 इयर्स, बराबर है। दैट इज नथिंग बट 16.2/3 इयर्स। क्लियर एकदम, कोई कंफ्यूजन? आंसर इज ए ऑप्शन। किसी का बाकी रहेगा तो देख लेना। एक खुशी कम है इसमें, खाली खुशी कम है। अच्छा वो आ गई खाली खुशी। चल 17th वाला सा, 10 years ago earning per share of ABC Limited was 5 per share, बराबर है। यानी उसका अर्निंग पर शेयर था 5 रुपया। इट्स अर्निंग पर शेयर फॉर दिस ईयर इज 22। यानी पहले 5 रुपया अर्निंग पर शेयर हुआ करता था, 10 साल के बाद वो 22 रुपया हो गया। यानी इन शॉर्ट में ऐसे समझूंगा कि आपने 5 रुपया इन्वेस्ट किया था, 10 साल के बाद 22 रुपया हो गया। मुझे बताइए ये जो भी मैंने बोला उसमें एवरी ईयर कहीं पे है क्या? कहना से यहां पर मैं एन्युटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, एवरी ईयर इन्वेस्ट किया ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस वाला हो सकता है या सिंपल इंटरेस्ट बेसिस, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये तो क्लियर है। आगे, कंप्यूट एट व्हाट रेट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी ग्रो एन्युअली। ग्रो एन्युअली का मतलब यहां पर मुझे कंपाउंडिंग बेसिस से कैलकुलेट करना, खाली सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलेगा, बराबर है।
कंपनी का कैलकुलेशन, प्रॉफिट का कोई भी कैलकुलेशन होता है, वो ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट से आप कैलकुलेट करते हो। तो आपको खाली सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। विच फॉर्मूला यूज बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, बोलो फॉर्मूला प्लीज। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाय एम रेस टू एम एन, बराबर है। चलो लगाओ फॉर्मूला लगाओ। 22 रुपया बन चुका है वो, पहले 5 रुपया था। 1 प्लस आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, वही तो ढूंढना है ना, यानी आई मालूम नहीं है। एम कंसिडर इट एज 1 इंटू कितने साल, 10 साल लग गए, बराबर। अब ये 22 डिवाइड बाय 5 करो, क्या आता है 4.4। 1 प्लस आई रेस टू 10। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लॉग फॉग करने में भी मत जाओ, बिकॉज लॉग करोगे तो लॉग ऑफ 1 प्लस आई आ जाएगा, दैट यू डोंट नो, बिकॉज उसका फिर मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग टेबल भी डोंट है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। ऑप्शन वाइज मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं। पहला ऑप्शन क्या है 15.97, तो I इज नथिंग बट R बाई 100 होता है, तो I आपको यूज करना है 15.97 डिवाइड बाई 100, यानी 0.1597 डाल के चेक करो। 0.1597 प्लस 1 इंटू रेस टू 10 करो, 4.4 दिखा क्या, दिखा, तो ऑप्शन ए करेक्ट, खत्म। क्लियर, यू हैव टू गो ऑप्शन वाइज, लिख के रखना फ्रॉम ऑप्शन। इसमें आपका लॉग का भी यूज नहीं हो सकता। बस खाली 2 सम बचे हैं और वो दोनों एक बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कॉन्सेप्ट मॉड्यूल में से मैं करवाता हूं और वो दोनों सम आपके सामने करके देता हूं। बराबर, 18th एंड 19th जाओ। 18th एंड 19th दोनों बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा है CAGR वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपके 2 सम्स कुछ बचे भी थे बरा ना बुक में, जनवरी पेपर में से, वो बाद में करना, अभी नहीं, पूरा खत्म हो जाने दो। राइट, जाओ अभी आगे जाओ। चलो अब CA इंस्टीट्यूट में से थोड़े कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं, यानी दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक फाइनेंस। ये आपके बुक में भी देखो प्रिंट किया हुआ है क्या, कि वहां पर क्वेश्चन आपके 21 तक ही है, बराबर है, खत्म ना। तो मॉड्यूल वैसे सम्स कर लेते हैं, मॉड्यूल घर पे रहेगा आपके पास, वो जरा देख लेना। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है लीजिंग, यानी मुझे लीजिंग जाना चाहिए, लीजिंग प्रेफरेबल है कि नहीं वो चेक करना है, यानी भाड़े पे जाना चाहिए कि खुद का खरीदना है, वो सब डिसाइड करना है। बराबर है, चलो क्वेश्चन रीड करो। एग्जाम्पल 36 क्या लिखा है, सी अब नया कॉन्सेप्ट इतना नहीं है कुछ भी, जो फॉर्मूलाज आपके पास है उसका ही कहीं ना कहीं यूज है, यानी अब कहां पर प्रेजेंट वैल्यू लगाना है, कहां पर क्या लगाना है, वो एप्लीकेशन है बस। सी क्वेश्चन नंबर 36, ABC Limited wants to lease out an asset, यानी उसके पास एक एसेट है कुछ 3,60,000 का, उसको भाड़े पे देना है, उसको लीज पे देना है। बराबर है, फॉर 5 years period it has fixed rental 1,05,000 per annum payable annually, payable
एनुअल, यानी आपको हर साल 1,05,000 मिलते जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एवरी ईयर, एंड डू यू एग्री एन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, इतना तो क्लियर हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर, यानी ये भी क्लियर है कि वो एन्यूटी रेगुलर है। आगे, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। ठीक है, इज दिस अग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? अब जरा चेक कर लेते हैं आपको कितना रुपया मिलने वाला है, यानी एज अ कंपनी आपको सोचना है, बराबर है? एज अ कंपनी आपको कितना रुपया मिलने वाला है? रेंट में 1,05,000 कितने सालों तक मिलने वाला है? 5 सालों तक मिलने वाला है? अरे हाँ बोलो हाँ। मेरे एसेट का कॉस्टिंग कितना है? 3,60,000, बराबर है? अब कई लोग क्या सोचते हैं कि मेरा एसेट का वैल्यू 3,60,000 है और मुझे 1,05,000 5 सालों तक मिलने वाला है, तो डेफिनेटली बेनिफिशियर है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि वो 3,60,000 उसको भाड़े पे देने की जगह पे ये 3,60,000 मैं बैंक में रखता, जहां पर मुझे 14% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो पैसा कितना हो जाता था, समझाइए? तो वो भी तो सोचना है। तो आपको ये कंपैरिजन करना होता है पहले। तो ये 3,60,000 वैल्यू जो दिया है वो कब की वैल्यू है? आज की वैल्यू है कि 5 साल बाद की वैल्यू है? आज की ना, आज की यानी प्रेजेंट वैल्यू। ये 3,60,000 मेरे आज की वैल्यू है। 1,05,000 मिलने वाला है, वो क्या आज मिलने वाला है? वो स्प्रेड आउट होगा 5 सालों में। अरे समझाइए? तो सबसे पहले तो मुझे कोई भी चीज का कंपैरिजन करना, तो वो इक्वल चीज होनी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, ये जो 1,05,000 1,05,000 1,05,000 मिलने वाला है, उसकी मैं आज की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और वो आज की वैल्यू को मैं 3,60,000 के साथ कंपेयर करूंगा। समझाइए? वापस से क्लियर है ये? तो जो मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू फाइंड करो, यानी आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दो इसका पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इयर्स, वो सब आपके पास है। विच फॉर्मूला प्लीज? विच फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला, P अपॉन I बाय M, 1 माइनस 1 प्लस I बाय M रेज टू माइनस MN। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद है। लगाइए फॉर्मूला, वैल्यू फाइंड करिए। 14% दे दिया आपको। $3,60,473 बराबर है? 0.5 बराबर लिखा है। चल हाट बराबर है, यानी आपका आंसर मोर प्रिसाइज है। बिकॉज उसने देख कहां पर किया है, ये वैल्यू कंसीडर किया है, तूने कैलकुलेटर पे किया रहेगा, नहीं पूरा डेसिमल लिया रहेगा, तो खाली 10 पैसे का फर्क आ रहा है उसमें। तो डेफिनेटली ये आंसर से आपका आंसर मोर प्रिसाइज है। क्या 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 क्या? तो आज मिलने वाला 1,05,000। हाँ तो 3,63,000 आज की वैल्यू है। तो 1,05,000 तेरे को आज के आज मिलने वाला है क्या, इंटू 5 करके? 5 साल में मिलेगा ना, तो उसका वैल्यू तो 3,60,000 के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है? एक मिनट, तेरे को 5 रुपया मिलने वाला है 5 सालों में, और मैं तुझे यानी उसका 20 रुपया होगा, समझो 25 रुपया होगा। आज मैं तेरे को 20 रुपए दे रहा हूं, या तो फिर 21 रुपए दे रहा हूं, तो कंपेयर कैसे करेगी कि 21 बड़ा है कि वो 5 मिलने वाला है वो बड़ा है? तो तुझे पहले वो 5 जो मिलने वाला उसका आज का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो आज की वैल्यू 21 के साथ कंपेयर होगी। समझाइए? मैं यहां पर वही कर रहा हूं। तो जो मिलने वाला है उसका पहले आज का वैल्यू निकालिए,
आज का वैल्यू बताइए क्या मिला? 3 लाख 0.50 बराबर है 50, 40, 60 जो भी है। कहना है ये जो मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू इज ग्रेटर देन योर प्रेजेंट वैल्यू। तो जो मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी आज की मशीन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इट इज फेवरेबल फॉर द कंपनी। समझाइए? तो दिस इज फेवरेबल। जाऊं आगे जाऊं? आई होप आपको ये कैलकुलेशन करके आंसर मिल गया है। चलो, तो लीजिंग इज फेवरेबल टू द लीजर। लीजर यानी जो देने वाला है, यानी कंपनी। क्लियर है ये? तो लीजिंग डिसीजन क्लियर है कैसे करना है? वो भी मैं बोलूं क्या? पेज नंबर आप लोग खोल के देख लो, है फिर भी 34 पेज नंबर। मॉड्यूल कभी खोला ही नहीं है जिंदगी में? खोला है ना? तो खोलना भाई ये चैप्टर के लिए, बराबर है? एटलीस्ट ये चैप्टर के लिए तो खोलना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट 37 सम। समझो समझो ये सम समझो। कंपनीज कंसिडरिंग proposal of purchasing machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years। सुनो, कंपनी क्या डिसाइड कर रही है कि आज के आज 4,000 का एक मशीन खरीद लिया जाए, या तो फिर वो मशीन को भाड़े पे लिया जाए। बराबर है? भाड़ा कितना? 1250 फॉर 4 years। यानी आप भाड़ा देने वाले हो 1250, 1250, 1250 एंड 1250। बराबर है? कई बेवकूफ लोग क्या सोचेंगे, ये 1250 इंटू 4 यानी 5,000 हो गया, मैं 5,000 पे करने वाला हूं, ये तो मुझे 4 में मिला है। ऐसा नहीं होता है। ये क्या 5,000 आज पे कर रहे हो आप लोग? आप 4 साल के स्प्रेड आउट में कर रहे हो। बराबर है? तो जो 4 साल में आप पे करने वाले हो उसकी पहले तो आज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड दैट आज की वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विथ 4,000। समझाइए? तो प्लीज जरा आज का वैल्यू कैलकुलेट करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग इज गिवन। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है मैंने, ये वाला यूज 3642 यानी आप जो भाड़ा पे करने वाले हो वो भाड़ा खाली 3,60,000 पे करने वाले हो, लेकिन अगर आप खरीदने जाओगे तो 4,000 देना पड़ेगा। तो बेटर क्या है? रेंट पे लेना बेटर है। क्लियर है? ये लिखना तो लिख के लेना प्लीज। यहां पर लिखा हुआ है मैंने ऐसे भी। उधर कुछ 11 पैसा आ रहा है, आपको कैलकुलेशन में 14 पैसा मिल रहा है। बराबर है? हाँ 14 बराबर है। तो डेफिनेटली लीजिंग इज प्रिफरेबल। ये 2 सम हो जाए तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। क्या कावे, क्या हंस रहा है? तेरा नाश्ता अच्छे से हुआ लगता है, खुश एकदम। कभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है थोड़ा क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ो। और यानी लीजिंग वाले क्वेश्चंस क्लियर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट अभी मैंने सिखा दिया, वही है लीजिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं भाई वो दिमाग से सोच भाई, वो मत मैं बोल, वो उसका स्टैंडर्ड रूल मत कर। तू भाड़ा पे कर रहा है 36,000 का और तेरे को अभी 4,000 का पेमेंट करना है, तो बेटर क्या है? भाड़ा पे करना ही अच्छा है ना। तो उसका प्लीज स्टैंडर्ड रूल मत बना कोई भी, वो थोड़ा सोच ला एग्जाम वाइज यानी क्वेश्चन वाइज। पक्को? आगे चलिए
कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 38। अ मशीन, ये तो सेम लीजिंग वाला जो सेकेंड सम था वही है सेम। अ मशीन कैन बी परचेज 50,000, मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट। अब ये सम थोड़ा अलग कैसे, देखो अगर आप एक 50,000 का मशीन खरीदते हो तो मशीन खरीदने पे बेनिफिट क्या हो रहा है? मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years। यानी अगर आपने आज एक मशीन खरीदा 50,000 का, वो 50,000 वाला मशीन आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है। क्या बेनिफिट दे रहा है? 12,000 पर ईयर का बेनिफिट दे रहा है, बराबर है, 5 सालों तक। तो बेवकूफ इंसान क्या सोचेगा कि 12,000 इंटू 5 60,000 का बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, वो क्या 60,000 आज आ रहा है? 60,000 आपको 5 साल के स्प्रेड आउट में आ रहा है। उसके लिए आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा? 50,000 का। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूं मैं? ये जो 12,000 मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है, बराबर है। अच्छा, अगर ये आज की वैल्यू कम हुई तो नहीं खरीदूंगा मैं। अगर आज की वैल्यू 50 से ज्यादा हुई तो खरीदूंगा मैं। क्लियर है ये? तो कोई प्लीज ऐसा रूल मत बनाओ, कैलकुलेट करो अभी आज का वैल्यू। ये मिला क्या? उन लोगों का कुछ ऐसा कुछ आता रहेगा, हमारा 44 आ रहा है, बराबर है, 4 पैसा कम। ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है सब। उन लोगों ने खाली 5 डेसिमल लिया, हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारा आंसर डेफिनेटली बेटर है या तो फिर परफेक्ट है। चलो बोलिए, खरीदने का कि नहीं खरीदने का? कैन आई से देयरफॉर मशीन मस्ट नॉट बी परचेस्ड? नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि बेनिफिट 50,000 से कम मिलने वाला है। 39 ऑल योर्स। 39 मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने आप सोचो, अपने आप सोचो। A machine with useful life of 7 years cost 10,000 while another machine with useful life 5 years cost 8,000। यानी अब आपके पास 2 मशीन है, 2 में से कौन सा खरीदना चाहिए वो पूछा है। तो दोनों कंपैरिजन आपको करने हैं। एक है 10,000 वाला मशीन जिसकी लाइफ है 7 साल, दूसरा मशीन है 8,000 का जिसकी लाइफ है 5 साल, बराबर। द फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 1,900 एन्युअली। यानी आपका जो 10,000 वाला मशीन है, वो 10,000 वाला मशीन आपका कितना रुपया बचा रहा है? 1,900 कहने से 7 सालों तक बचा रहा है, बराबर। और जो दूसरा आपका 8,000 वाला मशीन है वो आपका कितना बचा रहा है? द सेकेंड वन सेव्स लेबर एक्सपेंस ऑफ 2,200, 2,200 ऐसे 5 साल तक बचाने वाला है। तो पहले तो सबका फाइंड करो प्रेजेंट वैल्यू, जो बचने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। $9,249 है, यानी अप्रोक्सीमेटली 9,250। इधर आपका सेव हो रहा है 9,250, बराबर है। तो 9,250 सेव हो रहा है, उसके सामने 10,000 पेमेंट करना है, वो तो कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरा वाला कितना बचा रहा है? 8,339। तो ये 8,000 पे खरीदना है और वो बचा रहा है 8,339। तो डेफिनेटली सेकेंड मशीन इज प्रेफरेबल। Cost of second machine being 8,000, effective saving is this, hence the second machine is preferable। डिसीजन लेना सीख लिया कौन सा मशीन खरीदना, और लीजिंग वाले में क्या आपने डिसीजन लिया, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए।
ये मत सोचो ये कहां से आया, ये मत सोचो, आप फॉर्मूला यूज करो, आपके पास है फॉर्मूला। ओके, ये मत सोचो प्लीज, आपके पास फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो। चलो भाई तीसरे कॉन्सेप्ट पे जाएं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ये अभी अभी एग्जाम में पूछा था, सितंबर वाले में, सितंबर में था कि जनवरी में था पता नहीं, नहीं शायद सितंबर में पूछा था लेकिन सेम क्वेश्चन था, यानी कई लोगों ने सेम टू सेम इंस्टीट्यूट का यही, कई लोगों तो आंसर भी याद था, टिक करके आ गया, खुश हो गए थे, मस्त ये यही आंसर 907135 बराबर है। अब जरा ध्यान दो, ये बॉन्ड का मतलब क्या है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको कॉन्सेप्ट्स यूज करने भी। सुनो जरा, ये क्वेश्चन खाली रीड करो, 40th सम। दिखा 14? हाँ 40th सम, ले आधा है अभी। क्वेश्चन रीड करो आराम से। An investor intends purchasing 3-year 1000 par value bond having nominal interest rate of 10%। पहले तो खाली इतना रीड करो, इसका मतलब क्या है वो समझो, खाली फर्स्ट लाइन। An investor intends purchasing 3-year 1000 par value बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। यानी कई कंपनियां, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट भी कई बार बॉन्ड बाहर निकालती है। ये बॉन्ड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक पेपर लेके आएगी आपके पास, ये पेपर आपको खरीदना है, इसको कहते हैं बॉन्ड। अब इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, ये पेपर पे फेस वैल्यू लिखा रहेगा, बराबर है, और ये फेस वैल्यू पे कितने साल का बॉन्ड है वो भी लिखा रहेगा। आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट वाला रेट, यानी बॉन्ड है। यानी आपको ये 10% का मतलब क्या है, समझो कि 3 इयर्स तक का है, ये 3 इयर्स तक का, तो आपको 3 सालों तक 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। किसके ऊपर मिलेगा, डेफिनेटली ऑन दिस फेस वैल्यू। क्लियर है, और आपको ये पेपर खरीदना है, समझाइए। अच्छा यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया बताइए। इन्वेस्टर इंटेंस परचेसिंग 3-year 1000 पार वैल्यू, इसकी पार वैल्यू क्या है 1000 रुपीज। अब बताइए 1000 रुपीज है, आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलने वाला है 3 सालों तक, यानी आपको कितना रुपया मिलेगा इंटरेस्ट का। अरे 1000 का 10% निकालो भाई, 100 रुपया हुआ, तो आपको 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 3 सालों तक मिलने वाला है, बराबर है। अच्छा ये बॉन्ड 3 साल के बाद मैच्योर होगा, वो मैच्योरिटी अमाउंट, दैट मैच्योरिटी अमाउंट कैन बी एट डिस्काउंट और एट पार वैल्यू और एट प्रीमियम, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में प्रोवाइड करेंगे, बराबर है। यानी वो मैच्योरिटी 1000 पे भी हो सकती है, 900 पे भी हो सकती है, 1100 पे भी हो सकती है, या तो 1200 पे भी हो सकती है, जो भी है। प्रीमियम का रेट, डिस्काउंट का रेट, एंड अगर पार वैल्यू हुआ तो पार वैल्यू का वैल्यू दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। देखते हैं आगे, रीड करते हैं क्वेश्चन को। एट व्हाट प्राइस बॉन्ड में बी परचेस नाउ, आज कितने में वो बॉन्ड खरीदना चाहिए मुझे। इफ इट मैच्योर्स एट पार, यानी वो 3 साल पे बाद मैच्योरिटी होगा 1000 रुपए का, समझाइए। यानी आपको 3 साल के बाद 1000 रुपया मिलने वाला है, 3 साल के बाद 1000 रुपया मिलने वाला है,
एंड 3 सालों तक 100 रुपया मिलने वाला है। ये क्लियर है? आगे, द इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर कि अगर उसने बाजार में ये पैसा लगाया होता कहीं और जगह पे तो उसको 14% का रेट मिलने वाला था। समझाइए, ये 14% क्या है और ये 10% क्या है? क्लियर है? 10% बॉन्ड का इंटरेस्ट है और ये 14% क्या है? इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैंने ये पैसा यहां पर बॉन्ड में नहीं लगाया होता, कहीं और लगाया होता म्यूचुअल फंड या शेयर्स में, तो मुझे 14% के हिसाब से रेट मिलता था इंटरेस्ट का। बराबर है? अच्छा, तो जो भी कैलकुलेशंस करने वो 14 के हिसाब से करना है आपको। अब मेरा क्वेश्चन है, ये बेनिफिट्स आपके सामने है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको ये बॉन्ड कितने में खरीदना चाहिए? अब सोचने का तरीका क्या होगा ये बताइए। खरीदना है आज के 3 साल बाद? अरे मेरा क्वेश्चन सुनो, खरीदना जो है वो आज खरीदना है कि 3 साल बाद खरीदना है? आज खरीदना है। यानी डू अग्री, मुझे आज की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आज की वैल्यू फाइंड करनी किसकी? बॉन्ड की। तो डेफिनेटली वो बॉन्ड से जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो बेनिफिट्स का भी मुझे आज का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए और वो आज की वैल्यू में ऐड करके बॉन्ड की वैल्यू फिक्स करूंगा। मुझे ये बॉन्ड से 2 बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट, 3 साल के बाद 1000 रुपया मिलेगा। बराबर है? जहां पर डू एग्री कहीं पे भी कोई एन्यूटी इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा बेनिफिट, मुझे एवरी ईयर 100 रुपया मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये एन्यूटी का केस हो गया। तो यहां पर मुझे आज की वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है 1000 की, मुझे यहां पर 100 रुपए जो बेनिफिट मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये दोनों आज की वैल्यू का एडिशन इज सेम एज वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्लियर है ये? तो यहां पर कहीं पे भी विच फॉर्मूला यूज फॉर दिस पार्ट? ये जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एन्यूटी नहीं है यहां पर, बराबर ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला बोलो, कौन सा वाला? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाय M रेज टू Mn। इसमें ये 1000 क्या है? अमाउंट है और आपको P ढूंढना है। क्लियर है? अच्छा, ये 100 रुपया मिलने वाला, उसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं मैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का V इक्वल टू P अपॉन I बाय M 1 माइनस 1 प्लस I बाय M रेज टू माइनस Mn। बराबर है? इसमें डू यू एग्री P आपको 100 रुपए दे दिया और V ढूंढना है। ये क्वेश्चन मार्क है, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये 1000 दे दिए। हाँ बोलो, हाँ कोई डाउट है अभी भी? और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 14% लेना है आपको, 14%। करो कैलकुलेशन, ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करो और टोटल फाइंड करो। पहले ये फॉर्मेट लिख लो, क्या करना है वो क्लियर हो जाए आपको। ये लिख लो पहले आराम से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%। और कोई डाउट रहेगा तो पूछो। कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट? लास्ट पार्ट बोले तो 100 रुपए वाला कि क्लियर हो गया प्रणव? हाँ, इसका प्रेजेंट, ये 1000 रुपए का बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू, ये 100 रुपए के बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू का मैं एडिशन करूंगा। दैट विल गिव यू टोटल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। क्लियर? चलो 1000 रुपए वाले का क्या है प्रेजेंट वैल्यू? पहले ये लिख लो, फॉर्मेट लिख लो आराम से। हाँ, कैलकुलेशन 14% का होगा। चेक कर लेता हूं, मेरे लिखा रहेगा ये 674.972। बराबर है? 674। ये उन लोग ने जो भी लिखा प्लीज देखना भी मत, पागल हो जाओगे। बराबर? ये देखना भी मत, बर्बाद हो जाओगे। ये 674,972 आया, ये 1000 वाले का। बराबर है? अब ये 100 वाले का भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए।
100 वाले का क्या है 232.163 बराबर है, ये रहा, परफेक्ट है। और ये दोनों का एडिशन करूंगा मैं तो 907135 आएगा। उन लोग ने कुछ 125 लिखा था, कुछ 10 पैसे का फर्क आ रहा है, बराबर है। 10 पैसे का नहीं, 1 पैसे का, 135 एंड 125, 1 पैसे का फर्क। हमारा आंसर मोर प्रिसाइज है बिकॉज उन लोग ने यहां तक कैलकुलेशन किए, खाली 6 डेसिमल तक आपका पूरा कैलकुलेशन है, तो आपका आंसर इज मोर प्रिसाइज। कोई डाउट रहेगा तो पूछो। ये ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ, ये ड्रॉ करो फिर कैलकुलेशन नीचे लिखो तो समझेगा अच्छे से। ये है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। सुधी बोल। टेन क्यों बेटा, 14 तो हर जगह पे ना। तू 100,000 रुपए इन्वेस्ट करी तो उसके ऊपर तो 14% एक्सपेक्ट नहीं करेगी। तेरा एक्सपेक्टेशन तो 14% है ना। तो 1000 डाल के कुछ भी डाल, तेरा एक्सपेक्टेशन तो 14% का है, तो 14% से ही कैलकुलेशन करने आपको। अच्छा, यहां पर ऐसा बोला होता कि इट मैच्योर्स एट 25% प्रीमियम, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि दैट बॉन्ड मैच्योर्स एट 25% प्रीमियम। तो पहले तो आपको 1000 का 25% निकालने का 250, और वो 1000 में ऐड करके इधर 1250 लिखने का, और वो 1250 का आज का वैल्यू ढूंढना है। समझाइए, ये ध्यान में रखना। मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, इफ नथिंग इज गिवन देन तो पार ही होगा, आपको 1000 ही लेना है। ये ड्राइंग कर लो, और ड्राइंग के बाद मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं। ये ड्राइंग खाली कर लो, दो बेनिफिट्स, दोनों बेनिफिट का आज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मुझे आज खरीदना है ना, तो मैं बेनिफिट का भी आज का वैल्यू निकालूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आपका टोटल आज का वैल्यू क्या मिला? 907.135 बराबर है। अच्छा, अगर आपको ये बॉन्ड कोई 910 रुपए में दे रहा है तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे? डेफिनेटली नहीं लोगे ना। आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? 907 रुपए बेनिफिट हो रहा है, तो 907 रुपए के बेनिफिट के लिए क्या मैं 910 रुपए दूंगा? नहीं दूंगा, बराबर है। लेकिन अगर वही बॉन्ड आपको कोई 902 रुपए में दे रहा है तो मैं भर भर के खरीदूंगा। समझाइए, जितने चाहे उतने खरीदूंगा, क्योंकि मुझे बेनिफिट उसका 907 रुपए मिलने वाला है, जो मुझे आज 902 में मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं खरीदूंगा। बॉन्ड का मतलब क्लियर है, उससे मिलने वाले बेनिफिट्स का मतलब क्लियर है। मेहरबान, जाओ आगे। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट भी क्लियर। एक लीजिंग वाला कॉन्सेप्ट सिखाया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट सिखाया, एक बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी और 2-3 है। परपेचुइटी, तू पूछ रहा था, याद है? परपेचुइटी यही है, परपेचुइटी। उसमें भी 2 टाइप के परपेचुइटी होते हैं, ग्रोविंग परपेचुइटी और ये वाला पार्ट। चलो सिखाऊं परपेचुइटी। अच्छा, परपेचुइटी का मतलब नेवर एंडिंग। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड चालू करने के लिए कोई फॉर्म भी भरते हो तो उसमें लिखा रहता है परपेचुअल, परपेचुअल या तो फिर कुछ पीरियड, 1 साल 2 साल या परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब जिंदगी भर चालू रहेगा तेरा, बराबर है।
नेवर एंडिंग परपेचुअलनेस। अब ये फॉर्मूला किसका है, लिखो ये फॉर्मूला, हेडिंग दो परपेचुइटी, और फिर ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। क्या है ये? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। वो तो है ना, मॉड्यूल में लिखा हुआ है ना, खाली फॉर्मूला। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, वेयर v इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू, p मींस एन्यूटी, बराबर है p इज एन्यूटी ना। अच्छा, मैं बोलूं कि 3 साल तक ही मुझे एन्यूटी कंटिन्यू करना, तो मेरे पास v वाला फॉर्मूला है, अरे ये वाला फॉर्मूला है ना मेरे पास, v वाला, v इक्वल टू p अपॉन आई बाय एम इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई बाय एम रेज टू माइनस एम एन। ये कब? जब पीरियड डिफाइंड होगा कि 3 साल, 5 साल, 10 साल। जब पीरियड डिफाइंड नहीं है तो आपका फॉर्मूला देखो इजी बन जाता है, खाली ये वाला पोर्शन ही है आपका फॉर्मूला, बराबर है? याद रहेगा फॉर्मूला? ओके, देखो ये क्या बोला है, रमेश, समय Ramesh wants to retire and receive 3,000 a month. He wants to pass this monthly payment to future generation after his death. अच्छा, ये अपने बच्चे को क्या देना चाहता है कि वो अपने बच्चे को 3,000 पर मंथ मिलता रहे जिंदगी भर। क्या 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 उसका इंटेंशन क्या है? 3,000 पूरी जिंदगी भर मंथली उसको मिलता रहे, समझाइए। ही कैन अर्न एट इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एन्युअली। आगे, हाउ मच ही नीड टू सेट असाइड दिस परपेचुइटी गोल? बराबर है? चलो, 4,50,000 ले, ये 3 अपॉन, ये तूने लिखा रहेगा 3,000 अपॉन 0.08 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मिल जाएगा, बराबर है? अच्छा, अगर आपने ये 12 ऊपर ले लिया और डिवाइड बाय 0.08 किया तो क्या मिलेगा? 4,50,000 मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया है जो आपको फ्रैक्शन में देगा आंसर, बराबर है, तो 0.6 की जगह पे 0.7 ले रहे हो, तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ होगा। कितना मिस्टेक है? कुछ 225 रुपए का राउंडिंग ऑफ एरर आ रहा है। तभी एग्जाम में आपको चेक करना है कि ये वैल्यू दिया है कि ये वैल्यू दिया है, उसको आप टिक करना। अभी ऐसा दोनों दिया तो पेपर फाड़ के आ जाने का, दोनों दिया तो, बराबर, ऐसा कभी पूछेंगे नहीं, ये राउंडिंग ऑफ एरर है। क्लियर है? पूछने वाले कुछ भी दोनों दिया तो क्या करो, तो भाई छोड़ दे, सीए छोड़ दे, कुछ और कर। मतलब क्लियर है? यानी उसको क्या करना चाहिए? वो रमेश को 4,50,000 कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, समझा? 4,50,000 आज के आज कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, सच दैट उसके बच्चे को 3,000 मंथली पूरी जिंदगी मिलता रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, लिखो एक और फॉर्मूला, खाली परपेचुइटी था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ये है कैलकुलेशन ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी।
इसके ऊपर सम पूछा था जनवरी में। और उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट का मतलब बेस्ट अवेलेबल, डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट मत समझना यहां पर, डिस्काउंट रेट का मतलब है बेस्ट अवेलेबल रेट इन द मार्केट। हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹50 ग्रोविंग एट 5%? हाँ, बड़े में से छोटा माइनस होता है ना ऑलवेज, ऐसे याद रखो। यानी कुछ नहीं भी सोचा आपने तो ऐसे भी कर सकते, बराबर है। यानी मैं ऐसे बोलूंगा कि ऐसा कितना पैसा आपको उधार लेना है जो आपको 5% से उधारी पे मिलेगा और इन्वेस्ट करने पे 60% मिलेगा, समझाइए। कैलकुलेट करना है। हाँ ठीक है, तो उसमें एक्स ले ले, नेगेटिव आंसर मिला तो वो तेरा रॉन्ग होगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए ना ऐसे। चलो आपके एग्जाम का सम जरा कैलकुलेट कर लो सेम वे। देखो आपके एग्जाम में पूछा था एक सम, 2 सम बचे थे ना। कौन से क्वेश्चंस बचे थे देखो। एक क्वेश्चन नंबर 65 था, एक 25वां सम था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, जनवरी में, येलो वाला पेज, येलो वाला क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये जनवरी में पूछा था ये सब। अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 12%, मिला? क्वेश्चन नंबर 25 मिला? देखो सेम क्वेश्चन है, सेम। अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 12% पर एनम, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹100 ग्रोविंग 8% एन्यूअल? क्या ऐसे सेम वर्डिंग है, यही सम है। देखो यही सम है मॉड्यूल का, सेम वर्डिंग है। इधर 50 के जगह पे 100 लिखा है, इधर 7 के जगह पे 12 लिखा है, और इधर 5 के जगह पे 8 लिखा है, समझाइए। आंसर प्लीज। 2000 सेम। कौन सा वाला? वो CAGR का कॉन्सेप्ट सिखाने तो दे। हाँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बाकी है, CAGR भी बाकी है। क्या नहीं, आज तुझे 2500 कहीं से लेना है उधारी पे, जहां पर तुझे इंटरेस्ट रेट 8% देना है और मिलेगा 12%, और वो ग्रो होते जाएगा 100 रुपए से। यानी एवरी टाइम मुझे 100 रुपया मिलता जाएगा एक्स्ट्रा, समझा? तो आज कितना खरीदना चाहिए, यानी कितना लेना चाहिए उधारी पे? चलो जाओ आगे। तो दोनों कैलकुलेशन क्लियर है। परपेचुअल एन्युटी का जहां पर 1 ही परसेंटेज दिया रहेगा, और ये ग्रोविंग परपेचुटी है जहां पर 2। यानी डू अग्री, आप मॉड्यूल नहीं कर रहा रहेगा किसी ने तो ये सब मिस हो जाता था। लेकिन आपने ये अगर चैप्टर में किया है मॉड्यूल, ये सम के ऊपर ध्यान, यानी इसके दोनों सम आए थे आगे 1-2 साल पहले, यानी सितंबर 24 में शायद पूछा था। एक वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का सेम क्वेश्चन था, और जनवरी में यही सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू खाली चेंज किया बस, पूरा वर्डिंग भी सेम है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेट, अब 2 ही कॉन्सेप्ट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का एंड देन CAGR।
जिसके ऊपर दोनों क्वेश्चंस आपको दे दिए मैंने, बराबर है। एक नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है एंड सीएजीआर का। कौन सा करूं पहले? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जरा रीड करो। व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? फिर मैं समझाता हूं क्या चीज है ये। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो इनफ्लो माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिंस माइट बी, वो सब रीड किया आप लोग ने, समझाओ भी क्या चीज है। प्लीज जियांश मुझे बता क्या समझा तू इससे, इतना रीड करने पे क्या समझा? कुछ नहीं समझा? ये सिखाया था मैंने? काव्य बता क्या है इसका मतलब? चलो ध्यान दो भी। समझो मैं कोई धंधा शुरू कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं 1 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बराबर है। ये मेरा आउटफ्लो हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अब वो धंधे से मुझे पहले साल में 25,000 रुपया मिलने वाला है प्रॉफिट। ये कब? आफ्टर फर्स्ट ईयर। हाँ बोलो हाँ। आफ्टर सेकेंड ईयर मुझे यहां से मिलने वाला है 45,000 प्रॉफिट, एंड आफ्टर थर्ड ईयर मुझे यहां से मिलने वाला है 55,000 प्रॉफिट। ठीक है। अब मैं वो मेरे धंधे को रिव्यू करने बैठता हूं कि मुझे ये धंधा कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोलिए। रिव्यू करना है। हाँ आराम से, आराम। अरे 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, आज इन्वेस्ट किया 1 लाख, 1 साल के बाद 25,000 मिलेगा, 2 साल के बाद 45,000 मिलेगा, 3 साल के बाद 55,000 मिलेगा प्रॉफिट। अब ये धंधा मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक मिनट, ये डिसाइड कैसे करोगे पहले वो सोचो। मैं आपसे आंसर नहीं मांग रहा हूं, ये डिसीजन कैसे लाओगे वो पूछा मैंने। ये एन्युटी का सम है क्या? बिकॉज एवरी ईयर चेंज होते जा रहे हैं, तो एन्युटी बराबर है। परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी मुझे कंपेरेबल फॉर्म पहले लाना है, बराबर है। यानी 1 साल के बाद 25,000 मिलने वाला है, तो आज कितना मिलेगा सुनो, वो कैलकुलेट करूंगा। 2 साल के बाद 45,000 मिलने वाला है, तो उसका वैल्यू आज क्या है वो कैलकुलेट करूंगा। 3 साल के बाद मुझे 55,000 मिलने वाला है, तो उसका आज का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। हाँ बोलो हाँ। और ये तीनों वैल्यू को मैं ऐड करूंगा,
अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो बिजनेस कंटिन्यू होगा, वो 1 लाख से कम है तो बिजनेस को स्टॉप। इसको कहते हैं नेट, यानी जो माइनस करूंगा ना, माइनस आज का इन्वेस्टमेंट और जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो बेनिफिट्स मिलने वाले उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा तो जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नाम से ही प्रेजेंट वैल्यू। और कौन सा प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रॉफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू, दैट विल गिव यू नेट प्रेजेंट वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। वो दिया रहेगा ना बाबा क्वेश्चन में, मैं इसलिए तो रेट भी नहीं दिया था कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना था, आपको कॉन्सेप्ट समझना था। रेट एंड एवरीथिंग विल, यानी एक मिनट, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहले तो ये एन्युटी का सम ही नहीं है, इसके ऊपर 1 साल है, इसका 2 साल है और इसका 3 साल है। विच फॉर्मूला यूज? क्या प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, 1 + i/m⁻²mn। ये अमाउंट है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, बराबर है? नहीं, मुझे ए पे 25,000 लिखना है, उसका पी ढूंढना है। कैलकुलेशन में एन में 1 लिखूंगा, रेट जो भी दिया रहेगा। फिर इसके कैलकुलेशन के लिए 45,000 में ए में लिखूंगा, पी क्वेश्चन मार्क, एन में 2 लिखूंगा, 2 साल। हाँ बोलो हाँ। 55,000 का भी मैं सेम है, बराबर है, कोई तकलीफ? चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजॉय डूइंग, ये इंफॉर्मेशन छोड़ो, नहीं है आपके पास। एंजॉय डूइंग, सम कैलकुलेट करके दो मुझे। Compute net present value for project with net investment of 1 lakh and net cash flows for year 1 55,000, year 2 80,000, year 3 15,000. Further, company's cost of capital is 10%। यानी आप कैपिटल के लिए 10% का इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए। सबके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके ऐड करो, उसमें से 1 लाख माइनस करो, दैट विल गिव यू नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी पुराना ही फॉर्मूला है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, बराबर है? ये वैल्यूज कुछ अलग होगी, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, राउंडिंग ऑफ मिस्टेक होगा डेफिनेटली। आपका वैल्यू बताइए। बराबर, पहले बताइए ना, इधर बताइए, तेरा क्या मिला पहले साल का? 50,000 है, इधर कुछ 5 रुपए का फर्क आ रहा है, बराबर है? वो राउंडिंग ऑफ एरर है, उसको आप इग्नोर करना प्लीज, बिकॉज उन लोग ने ये वैल्यूज लिया, यहां पर जो वैल्यूज लिखा था ना वो वैल्यूज लिया है, नहीं डेसिमल में फर्क है, बराबर? इसने 3 डेसिमल तक का ही कैलकुलेशन लिया है, आपका पूरा कैलकुलेशन होगा। बोलिए, पहले का 50,000, दूसरे का 66,115, वेरी गुड। तीसरे का कैलकुलेशन बताइए। 11,269, इधर भी कुछ 3-4 रुपए का फर्क है। 11,269.7, तो 70 ले लूं मैं, राउंडिंग करके, राउंड ऑफ करके। अब ये सबका टोटल कीजिए और ये सबके टोटल में से 1 लाख माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? 27,385। ये राउंडिंग ऑफ ही रहेगा ना, राउंड ऑफ करके ही रहेगा। 385 लेता हूं। इधर कुछ आपका कुछ कितने रुपए का? 15 रुपए का कुछ फर्क, 15 नहीं 45 रुपीज का कुछ फर्क आ रहा है, वो कैलकुलेशन एरर है, और एरर राउंडिंग ऑफ एरर है, मिस्टेक नहीं है। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो धंधा कंटिन्यू करना चाहिए, बराबर है? बेनिफिट्स पॉजिटिव है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज
27,385। कोई तकलीफ? कैसे कैलकुलेशन करना क्लियर है? देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 18 बुक में। डायरेक्ट कैलकुलेशन समझाऊं केवी રીતના करवाना? क्लियर है ना? 18 सम करो। तो कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, बराबर है, बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। થઈ ગયું? ક્લિયર થઈ ગયું બેટા? એક ક્વેશ્ચન નંબર 18 करो ना। 18 सम, ये 18 सम करो। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म करो। मैं उसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा, पहले कैलकुलेट करो अपने आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लेना है, और ये सब इन 1000, यानी ये 1 लाख समझना इसको। अरे भाई इसको 1 लाख समझना, दे आर इन थाउजेंड्स है। तो ये 1 लाख है, ये 60,000 है, ये 40,000 है, और ये 50,000 है। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। पूरा मैंने डिटेल में सॉल्व करके दिया है, मैं दिखा देता हूं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। क्या बेटा? आज के साथ ही कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम लोग। किसी भी चीज जो मिलने वाली है, होने वाली है, तो उसका कंपैरिजन आज के वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए मुझे जो मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी मेजॉरिटी जगह पे प्रेजेंट वैल्यू का यूज है। एंड सिंस ये एन्यूटी नहीं है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, एन्यूटी होता तो एन्यूटी वाला फॉर्मूला। प्लीज 2 दिन के बाद मत पूछना कि इधर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा है। मैं बहुत ही क्लियरली समझा रहा हूं कब क्यों कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है। ये मिला कि आपको कैलकुलेशन, ये पूरा डिटेल में लिख के किया है अच्छे से। आपको इसका फोटो लेना तो फोटो भी ले लेना। अब आपके चैप्टर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है CAGR, लास्ट कॉन्सेप्ट। ये रहा तेरे सामने तो है कैलकुलेशन, पूरा लिखा तो है। क्या मिस्टेक था? कौन सा पहला? क्या प्रॉब्लम है गोविंदा में? हाँ 50,000 उसको मिलने वाला है 5 सालों तक मिलने वाला है, तो उसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन रीड कर ध्यान से। Govinda's mother decides to gift him 50,000 every year। ने आज 50,000 दिया, नेक्स्ट ईयर 50,000 देगी, उसके बाद 50,000 देगी, ऐसा गिफ्ट देने का सोच रही उसकी मां। बराबर है। गोविंदा डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक।
as and when he receives and get 10% per annum interest. जो 50,000 मिलने वाला है वो बैंक में डालेगा, बराबर है। अरे 50,000 मिलने वाला, मिला कहाँ अभी तक, ऐसे बोलो। जब मिलेगा वो बैंक में डालेगा। पचास हजार ना, दिस अमाउंट यानी 50,000 जो मिलने वाला है, 50,000 ही मिलने वाला है ना उसको। तो हाँ, कौन से वाले सम में? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे क्लियरली लिखा है बाबा। यानी वो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन क्वेश्चन में बोला बहुत क्लियर है। और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना ऐसा भी लिखा है। क्वेश्चन फॉर्मिंग में कुछ मिस्टेक हो सकता है ऐसा लगेगा। जाओ आगे जाओ। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट CAGR करो। क्या छोड़ दो छोड़ दो, छूटने के लिए आया है क्या? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जरा लिख लेना प्लीज। एवरी टाइम ऐसा ही होता है क्या? हाँ, क्वेश्चन को जरा ध्यान से रीड कर, पहले क्वेश्चन को रीड कर। ये तेरा क्वेश्चन है उसको रीड कर, फिर मैं बोलता हूं किसको क्या लेना है, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना समझाता हूं। पहले क्वेश्चन को रीड करो, कुछ समझने का कोशिश कर। कैलकुलेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR कैलकुलेट करना। क्वेश्चन को रीड करो आराम से। 2013 में उसने कितना रेवेन्यू कमाया? 100 रुपए। 2014 में उसने कितना रेवेन्यू कमाया? 120 रुपया। 15 में 160 रुपया और 16 में 210 रुपया। आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि आपकी जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है वो कौन से रेट से इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज CAGR? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ग्रोथ तो दिख रहा है, वो ग्रोथ में क्या कंपाउंड रेट है वो फाइंड करना है। नहीं, कितने रेट से आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है वो पूछा है। फॉर्मूला लगाया उसने, फॉर्मूला लगाने के बाद उसको आंसर कुछ मिल रहा है 2774। नहीं, आपको जो रेट मिल रहा है ना वो रेट है ऑन एन एवरेज 27.74%। बराबर है, ये क्या एवरेज रेट है। तो ऑन एन एवरेज आपको 27.74 से इंक्रीज मिल रहा है। ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके जगह पे सीधा एक शॉर्टकट देता हूं। शॉर्टकट ये है कि आज ऐसे समझ के चलो कि आज मैंने कहीं पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया है। आज मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, वो बढ़ते बढ़ते हो गया 210। कितने सालों में? 1, 2, 3 सालों में। बराबर। तो वो कितने परसेंटेज से ग्रो हुआ वो पूछा है। डन। एक एग्जाम्पल है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, वो जरा रीड करो। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है।
क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो, उसमें भी क्लियरली बोला CAGR पूछा है, बराबर है। हाँ भाई, तू CAGR के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत कर, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। उसको डिविडेंड क्या मिला है? जनवरी 19 में 10,000 का डिविडेंड मिला है, फिर जनवरी 20 में 12,000 का डिविडेंड मिला है, 21 में 16,000 का डिविडेंड मिला है, 22 में 18,000 का डिविडेंड मिला है, और 23 में 21,000 का डिविडेंड मिला है, बराबर है। अब उसका डिविडेंड इनकम कितने रेट से ग्रो हो रहा है वो पूछा है, CAGR पूछा है। आप ऐसे समझ के साथ, ये पूरा सॉल्यूशन है उसका यूजिंग फॉर्मूला, बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको यूज नहीं करूं, एक शॉर्टकट यूज करूं, तो बताइए शॉर्टकट क्या होगा? मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया है और वो 10,000 बन जाता है 21,000, कितने सालों में? 1 2 3 4 सालों में, बराबर है। 4 सालों में उतना बन जाता है। तो कितने रेट से वो इंक्रीज हो रहा है वो पूछा है। तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा? AP 1 प्लस I/m रेज टू mn। ये सब वैल्यूज को भूल जाओ, बराबर है। मैंने आज इतना इन्वेस्ट किया है, वो इतना बन गया है, तो ऑन एन एवरेज कितने रेट से इंक्रीज हुआ वो पूछा है। फॉर्मूला में A के जगह पे 21,000, P के जगह पे 10,000, 1 प्लस रेट मालूम नहीं है, कंपाउंडिंग एन्युअली होगा 1 इंटू 4। तो सीधा सीधा डिवाइड करोगे आपको 2.1 मिलेगा, 1 प्लस I रेज टू 4। तो एक काम करो ना, 2.1 का ये रेज टू 4 को ये बाजू लेके आऊं तो 1/4 हो जाएगा। अरे यस और नो? तो 2.1 का 2 बार स्क्वायर रूट निकालिए, निकाला 2 बार स्क्वायर रूट, आपको क्या मिला? 1.2038 मिला, बराबर है। तो ये 1 क्या मिला? ये 1.2038 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ये 1 माइनस करो तो 2038 मिला, 0.2038 मिला। हाँ बोलो हाँ। आई का मतलब क्या होता है? R/100 होता है। 100 मल्टीप्लाई करे तो रेट मिल जाएगा आपको 20.38, समझाइए। तो देर इज नो नीड टू यूज दिस अलग से कोई फॉर्मूला। आप ऐसा ही याद रखो ना, इतना इन्वेस्ट किया था इतना बन गया, तो रेट ढूंढना, सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, खत्म। तो ऑप्शन में कर सकते हैं ना, ऑप्शन में आपके पास वैल्यू वो डाल के देखो, जैसे अभी 4.4 वाला किया था मैंने, मालूम है? हाँ, ऑप्शन होते हैं आपके पास, ऑप्शन ही डाल के खत्म करो ना। हाँ, उन लोग ने वैल्यू दे दिया है ना। कोई तकलीफ? पक्का? विद दिस चैप्टर खत्म, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर कर दिए। तो ये CAGR का अलग से कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं था, बराबर है। अच्छा, एक सम शायद बचा है, वो सम कर लो ना, जनवरी वाला। क्या था? कौन सा वाला सम बचा है? 60 वाइट पेज वाले में कौन सा बचा है? खत्म कर लो, हो गया तुम लोग का। अरे काय का पासवर्ड चाहिए तेरे को? नॉनसेंस।
क्वेश्चन नंबर 64 बाकी है क्या? Sam invested 12,000 for 10 years in a finance company. At the end of 10th year, the investment value is 18,000. यानी 12,000 बन गया है 18,000. द कंपाउंडेड ए देखो ये CAGR वाला समय ये बराबर है. CAGR वाला समय आपका 12,000 बन गया है 18,000. 1 प्लस आई ढूंढना है ना. रेज टू 10th ईयर ना. क्या बोल रही है ये? पहले डिवाइड कर 12 डिवाइड बाय दिस कर 1.5 है 18 बाय 1.5 रेज टू 1/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आई बराबर है. अब आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस को पकड़ो. एक काम करो ना, ये 1/10 मत लो बराबर है. ये 1/10 मत लो, आप इधर 1.5 ही रखो ठीक है. और ये 1 प्लस आई रेज टू 10 है ना. ऑप्शन वाइज जाओ. अभी आई के जगह पे पहले 41.40 ले लो. $4.13 आ रहा है. तो आपको 1 प्लस 0.013 रेज टू 0.0413 अपॉन 100 करोगे ना रेज टू 10 फ्रॉम ऑप्शन. आ गया आंसर 1.5 मिला. तो कौन से ऑप्शन से? बबली आंसर से. तो विद दिस चैप्टर खत्म, सारे कॉन्सेप्ट्स डन. अब चालू करते हैं परमुटेशन. ऑप्शन ए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल नोटेशन. वो आपको आता है, अभी वो सब बोलने की जरूरत नहीं, खाली याद दिलाते जाता हूं सर. किधर है भाई बाकी के लोग? चलो लेट अस कंटिन्यू. परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये ऑलरेडी आपने FIGC में सीखा हुआ है. इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज प्रोबेबिलिटी में भी हुआ है. एंड यहां पर एवरेज ऑन एन एवरेज 5 मार्क का वेटेज है चैप्टर का बराबर है. ऐसा हो सकता है कि 1-2 सम बहुत डिफिकल्ट आ जाए तो 1 या 2 मार्क आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 3 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा. उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट भी हैं. तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो आप. बहुत डिफिकल्ट सम समझ में नहीं आता है, फॉरगेट इट बराबर है. ऐसे भी ये चैप्टर आपको 3 मार्क मिले इतना करना है, 5 मार्क का वेटेज है. क्लियर है? तो कई लोगों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, आई नो, बट जहां तक पॉसिबल है सिंपल चीजें भी करके जाओ. चलो पहला कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल नोटेशन. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बचपन में लिखा हुआ है, आपने लिखा है ना. जाओगे 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3. जहां पर रुकना रहेगा वहां पर आप फैक्टोरियल साइन डालते हो. 2 कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप परमुटेशन पे कूद सकते हो. दूसरा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल. ये 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, ये भी मालूम होगा आपको. ये वैल्यूएशंस यानी कैलकुलेशन 0 फैक्ट, ये मत, इसका फोटो मत ले भाई, ये सब लिखा हुआ रहेगा. आपने 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए.
याद है? जरा कर लो, याद नहीं होगा तो। 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720, 8 फैक्टोरियल इज 40,320। क्लियर? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसमें आपको क्या याद रखना है? एंड होगा तो मल्टीप्लीकेशन, और होगा तो एडिशन। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जो आपने एफआईडीसी में भी सीखा। ये एक एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर। एक चीज करने के 3 तरीके हैं, दूसरी चीज करने के 2 तरीके हैं। मुझे पहला चीज एंड दूसरा चीज चाहिए, तो दैट विल बी 3 into 2। अगर मुझे 2 में से कोई भी एक चीज चाहिए, फर्स्ट थिंग और सेकेंड थिंग, तो 3 + 2। यानी अगर मुझे शर्ट एंड पैंट चाहिए, तो देर आर 6 डिफरेंट पॉसिबल केसेस। 3 into 2, शर्ट भी चाहिए एंड पैंट भी चाहिए। इसके साथ ये ले लू, 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 इसके साथ ये ले लू। 6 पॉसिबल केसेस। लेकिन अगर मुझे शर्ट और पैंट चाहिए, 2 में से कोई भी एक चाहिए, तो ये डू अग्री 5 में से कोई भी एक उठा लू, हो गया काम खत्म। यानी देयर आर 3 + 2 5 केसेस। क्लियर? तो एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन, और के लिए एडिशन। परम्यूटेशन, अब यहां पर परम्यूटेशन आप चालू कर सकते हो। परम्यूटेशन फॉर्मूला, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, वेयर ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला? NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है ये? अच्छा, मुझे 4 चीजों को अरेंज करना है, 2-2 को साथ में लेके, बताइए कितने केसेस होंगे? 4 चीजों को अरेंज करना है 2-2 को साथ में लेके। यस, कैन आई से इट विल बी 4p2? 4p2, 4 चीजों को अरेंज करना है 2-2 को साथ में लेके, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। Can I write down this as 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial cancel? Answer is 12. Done? इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर वाला पार्ट। तो ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले पहले। ये बॉयज, गर्ल्स, बताइए ये 5 लोगों को अरेंज करना है, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। मुझे 5 लोगों को ये 5 सीट पे अरेंज करना है, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। Can I say it is nothing but 5p5? 5p5 is 5 factorial upon 5 minus 5, यानी 0 factorial। 5p5 always आपको 5 factorial प्रोवाइड करेगा। My answer is 120। नहीं, टोटल 120 पॉसिबल केसेस विल बी देयर। क्लियर है ये? अच्छा, दूसरा अरेंजमेंट मैं पूछ रहा हूं, रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा हूं अभी। रिस्ट्रिक्शंस, माय रिस्ट्रिक्शन इज find out cases where boys are always together, boys always साथ में होने चाहिए। बॉयज साथ में होने चाहिए, दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, ABC को बांध दूंगा। याद आया? आई विल कंसिडर इट एज 1 यूनिट plus 2 girls, 2, that can be done in 3 things। बराबर ना? एक बंडल और 2 छोटी छोटी गर्ल्स। 3 things, these 3 things can be arranged among themselves in 3p 3 ways। याद आया?
कैन आई सी ये बॉयज जो है 3 बॉयज वो भी अंदर अंदर अरेंज हो सकते हैं? दैट कैन बी अरेंज इन 3p3 ways. तो योर आंसर 3 factorial that is 6 into 3 factorial that is 6. आंसर इज 36. यानी 120 टोटल केसेस हैं, लेकिन 120 में से 36 केस ऐसे होंगे जहां पर बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर. तो ऑलवेज टुगेदर वाला पार्ट कैसे करना क्लियर है? नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन. फाइंड आउट केसेस वेयर girls are always together. चलो गर्ल्स साथ में होनी चाहिए, तो कहने से वो PQ को मैं बांध दूंगा. कंसिडर इट एज 1 प्लस 3 boys 3 things, total you have 4 things. 4 things can be arranged among themselves in 4p4 ways. और ये 2 गर्ल्स अंदर अंदर भी अरेंज हो सकती है 2p2 ways. तो योर 4 factorial into 2 factorial, आंसर 48. तो 48 ऐसे केसेस होंगे जहां पर गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर. जाओ आगे. चौथा केस, गर्ल्स आर नेवर टुगेदर. गर्ल्स कभी साथ में नहीं होनी चाहिए. बोलिए हाउ टू कैलकुलेट. गर्ल्स कभी साथ में नहीं होनी चाहिए. वेनेवर ऐसा पूछा रहेगा गर्ल्स साथ में नहीं चाहिए, तो पहले बॉयज को बिठा दो. कितने बॉयज हैं अपने पास? 3 बॉयज को मैं ये 3 प्लेस पे बिठा दूंगा. दैट कैन बी डन इन 3p3 ways. अब गर्ल्स के लिए जगह कितनी बचती है? 1 2 3 4 जगह बचती है. और ये 4 में से कोई भी 2 जगह पे मैं गर्ल्स को बिठाऊंगा. दैट कैन बी डन इन 4p2. अब ये आंसर लाइए. 3 factorial into 4 factorial upon 2 factorial. 12 into 6 72 ways. अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर का आंसर क्या आता है? 48. गर्ल्स नेवर टुगेदर का आंसर क्या आता है? 72. ये दोनों का टोटल करो. 120 आया क्या टोटल केसेस? बराबर. तो 120 टोटल केसेस थे जहां पर 48 केसेस में गर्ल्स आर नेवर टुगेदर थी, सॉरी गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर थी, एंड 72 केसेस में गर्ल्स आर नेवर टुगेदर. क्लियर है ये? जाओ आगे. ये लिखना है कि सब याद है. लास्ट केस, 5वां. फाइंड आउट केसेस वेयर बॉयज आर नेवर टुगेदर. बॉयज ऑलवेज टुगेदर कितना है? 36. अब कई बेवकूफ लोग क्या करेंगे मालूम है? 120 में से 36 निकाल देंगे और 84 आंसर देंगे. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. पकड़ा गया. अब यहां पर माइनस नहीं होगा. रीजन देता हूं, पहले कैलकुलेशन कर लूं मैं. बॉयज आर नेवर टुगेदर मीन्स सबसे पहले मैं गर्ल्स को बिठाऊंगा. ये 2 जगह पे मैं 2 गर्ल्स को बिठाऊंगा P and Q को. बराबर है. दैट कैन बी डन इन 2p2 ways. कितनी जगह बचती है? 3 जगह बचती है.
ये 3 जगह में मैं 3 बॉयज को बिठा दूंगा. दैट कैन बी डन इन 3p3. आंसर प्लीज. 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 12 वेज. यानी 12 ऐसे केसेस है जहां पर बॉयज आर नेवर टुगेदर. बराबर. बिठा ही नहीं पाएगा तो नॉट पॉसिबल. बराबर. नॉट पॉसिबल इन दैट केस. अब ये एक्सप्लेन करो मुझे कि गर्ल्स में तो आपको 48 प्लस 72 120 मिल रहा था, बट बॉयज में मुझे 36 120 में से माइनस करके 84 की जगह पे खाली 12 क्यों मिल रहा है? यस बेटा, इसमें हो सकता है ना. सुनो, जब दो जन है तो 2 जन में केसेस क्या हो सकते हैं? या तो साथ में होंगे या तो साथ में नहीं होंगे. अरे समझाइए. तो या तो साथ में होंगे या तो नेवर टुगेदर होंगे. तो उसका टोटल मिलेगा ही मुझे मिलेगा 120. लेकिन जब 3 जन होते हैं तो 3 जन टुगेदर वाला केस अलग बनता है, नेवर टुगेदर वाला केस अलग बनता है. और ऐसे भी तो केसेस हो सकते हैं ना कि 2 साथ में और तीसरा अलग. अरे समझाइए. तो इसमें आप डायरेक्ट माइनस मत करना प्लीज. पक्का 2 वाले में आंसर मिलेगा, 3 4 5 होगा तो ऐसा आंसर मिलेगा नहीं. तो ऑलवेज सेपरेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो याद रखो. बस माइनस करने का सोचना मत. बराबर है. टोटल में से डेफिनेटली 2 रहेगा तो आप माइनस करने का सोच सकते हो, लेकिन 3 4 रहेगा तो माइनस करके मत आंसर लाना. आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट. आगे बढ़ो. फिर अलाइक लेटर्स वाले. अलाइक लेटर्स समझो ए बी बी सी डी ए. इसका अरेंजमेंट करना है मुझे. हाउ मेनी पॉसिबल केसेस? टोटल कितने? 7 है ना. तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. बराबर है. ये अलाइक वाले केसेस. अच्छा, सर्कुलर होगा तो n-1 फैक्टोरियल. बराबर है. अच्छा, सर्कुलर में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हुआ तो कि सेम नेबर साथ में नहीं हो सकते, या तो नेकलेस का अरेंजमेंट या तो गार्लैंड का अरेंजमेंट, तो इट विल बी n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2. क्लियर. चलो कूदो कूदो, सम्स पे कूदो. स्टार्ट करो सम्स. पेज नंबर क्या है आपका? Start solving these sums. सीधा सीधा ऑप्शन से टोकते जाओगे तो भी चलेगा. पहले का क्या है? बबली. कंप्यूटर. कंप्यूटर यानी 7 है ना. आठ है ना. तो 40 रीअरेंज वर्ड है. रीअरेंज तो आपको -1 करना होता है. आंसर प्लीज. बबली. अच्छा, ये बेस्ट पेपर एंड वर्स्ट पेपर साथ में नहीं आने चाहिए. सुपर. बाकी सब क्या बोल रहे? 10 पेपर्स हैं, 10 पेपर, और उसमें क्या बोला है? बेस्ट पेपर एंड वर्स्ट पेपर कभी साथ में नहीं आने चाहिए. बराबर है. तो समझ के चलो ना.
कि ये बॉयज है दो, बेस्ट एंड वर्स्ट, और बाकी की गर्ल्स है, तो ये दो बॉयज साथ में नहीं आने चाहिए। बराबर है? तो 8 गर्ल्स है, 2 बॉयज है, ये 2 बॉयज साथ में नहीं आने चाहिए। करो ट्राई। तो 8 पेपर्स को पहले अरेंज कर दोगे। 8 पेपर्स कैन बी अरेंज इन 8 फैक्टोरियल वेज। बराबर। अब 8, अगर मैं पेपर या तो 8 गर्ल्स को अरेंज करता हूं, कितनी जगह बचती है? 9 जगह बचती है, और वो 9 जगह में मुझे 2 बॉयज को अरेंज करना है। दैट कैन बी डन इन 9p2। बराबर। ये बॉयज गर्ल्स समझ के करो तो हो जाएगा इजीली। अच्छा, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 होता है उसका शॉर्टकट। अरे इसका शॉर्टकट याद है ना? नीचे जितना भी रहेगा उतना मल्टीप्लाई करते जाओ, या तो फिर पूरा फॉर्मूला लिखो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, कैंसर। अच्छा, व्हाट इज 9 इंटू 8 फैक्टोरियल? 9 फैक्टोरियल और इंटू 8 है क्या आंसर? सी ऑप्शन है ना, सी। n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आमाज नेवर टुगेदर। मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का, करते जाओ सम्स, मैं वेट कर रहा हूं। फोर्थ वाला कैसे किया था? अगर 3 होंगे तो 2 2 2 लेते हैं, 4 होंगे तो 6 6 6 लेते हैं। याद आया? ये टाइप के सम्स में आपको ये फॉर्मूला याद रखना था। अगर ये 4 डिजिट के जगह पे 3 डिजिट होता, 3 डिजिट, तो आपको 2 2 2 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। 4 डिजिट अगर होंगे, 4 डिजिट्स, तो आपको 6 6 6 6 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ये याद रखा। इधर बताइए, सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 6 6 6 6 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। आंसर प्लीज डॉली। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्चुअल भी, ये ड्रॉ करके लिख के। क्या समझना है बता भाई? 6 6 6 कहां से आया? तो कहीं भण्यो ज નથી। થોડું નહીં ભાઈ, બહુ છે કન્ફ્યુઝન। क्या फायदा हुआ ना, तो फिर समझा के पूरा समझ के तेरे पास 2 4 6 અને 9 3 डिजिट से 3 का एक्सप्लेनेशन देता हूं। मुझे इसका टोटल पॉसिबल केसेस बता लिख के। हाउ मेनी पॉसिबल केसेस होंगे इसका अरेंजमेंट? 3 फैक्टोरियल, यानी टोटल 6 केसेस होंगे। 269 पहला, बराबर है। और क्वेश्चन में तेरे को क्या बोला है? सारे पॉसिबल केसेस लिख और उसका टोटल कर जरा, टोटल कर। 269 प्लस 239 296
3000 बराबर ये क्वेश्चन में पूछा था। मैं सीधा सीधा एक शॉर्टकट यूज कर सकता हूं, 2 इंटू 2 + 6 + 9 कर सकता हूं। कर जरा, आ गया 3774। तो शॉर्टकट कैसे करना है, अगर 3 डिजिट्स होंगे तो 2222 लेना, 4 डिजिट वाला क्वेश्चन रहेगा तो 6666 लेना। ये 2 कहां से आया, 2222। इसका टोटल करने अगर मैं जाऊंगा तो ये 2 × 6 आएगा, 2 × 9 आएगा, 2 × 2 आएगा, 2 कॉमन, बराबर है। ये यूनिट प्लेस के लिए, ये 10th प्लेस में भी देख सब जगह 2 बार आ रहे हैं, और 10th प्लेस के लिए मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 2 इधर 20 कॉमन और उधर 200 कॉमन, तो उसका 200 + 20 + 20 222 होता है। क्लियर है। 4 डिजिट का फॉर्मूला क्या है, 6666, डायरेक्ट शॉर्टकट। एक काम करते हैं, यहां पर ही छोड़ देता हूं बिकॉज इन लोगों को कुछ रूम का जरूरत है, ऐसा कुछ है, तो आप लोग की मन की इच्छा पूरी हो जाएगी आज। मैंने 4 तक कंटिन्यू किया है, बरा 4 सम तक। नेक्स्ट लेक्चर में 5 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा। ए भाई 1 मिनट, ओए सुनो जरा, ट्राई करना कि नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज थोड़ा रीड करके आओ। अंधेरे में हवा, ओ भाई थोड़ा रीड करके आना, परमुटेशन पॉसिबल है। और आज क्या सम्स करोगे घर पे, मैथमेटिक्स फाइनेंस के कितने सम्स हुए आप लोग के, कंप्लीट हुआ, 50-100 सम हुआ कि नहीं हुआ, 100 हुआ रहेगा। अरे पहले मैथमेटिक्स फाइनेंस कंप्लीट कर लो पहले, बराबर है, और उसका पॉसिबल रहेगा तो थोड़ा रिवाइज करके आओ। LR तो चलेगा ही चलेगा ना बेटा साइड।